कि हम आदिवासी हूँ, जमीन का फर्ज जानता हूँ, आदिवासी हूँ, जमीन का फर्ज जानता हूँ और इस आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। साथियों जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि मैं उन लाखों अज्ञात लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आजादी के अनजान लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, ट्रिबल ट्राइब्स को न जाने क्या क्या कहा, पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है। ये जयपाल सिंह मुंडा की लाइनें थी। मैं संविधान सभा से कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं, जिनको पिछले 6000 सालों से परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वारिस हूँ, मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वारिस हूँ, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं भारी हैं, घुसपैठिए हैं, जिसके कारण हमारे समाज को अपनी धरती छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा है। आप आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना चाहिए। वो दुनिया के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश लोग हैं। ये जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में खड़े होकर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, और आज ये आर्यों की फौज इस देश के अंदर लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुली है। ये जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा में बोल रहे हैं। साथियों, यूनान, रोम, फ्रांस सबकी सभ्यताएं मिट गई। तो उसके एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि यूनानो, मिस्र, रोमो सब मिट गए जहां से, यूनानो रोमो सब मिट गए जहां से, कि मगर अब कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि सदियों से रहा दौरे दुश्मन हमारा जहां। तो साथियों, दुनिया की तमाम जो प्राचीन सभ्यताएं हैं लगभग सब मिट चुकी। पूरी दुनिया की तमाम सभ्यताएं मिट चुकी। हजारों लाखों वर्षों से पूरी दुनिया में अगर कोई सभ्यता जिंदा है तो वो हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारी आदिवासी सभ्यताएं जिंदा है, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा और इतिहासकारों को भी मानना पड़ेगा। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है तो मैं थोड़ा इतिहास का छात्र हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं झारखंड के आदिवासियों पे मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, और मैं राजस्थान के जिला दौसा, अरावली के उत्तरी जो भाग है उसके पचवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और शिबू सोरेन जो हमारे बहुत महान लड़ाका हुए थे, झारखंड में लड़ाका हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, धान कटनी आंदोलन, जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ था। उस आंदोलन में भी मेरा रिसर्च का काम है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात उठती है तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज तक अगर इतिहासकार बताते हैं कि गाय और घोड़े के निशान नहीं मिले हैं, ये इतिहास में लिखा गया है, इस बात का सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसके चिन्ह मिले हैं वो है पाडा। पाडा हमारे यहाँ भैंसा को कहा जाता है, जो भैंस का मेल वर्जन होता है उसको पाडा कहा जाता है। तो इस बात को आप गौर से सुनिए कि पाडा का वहां पर उसके चिन्ह मिले हैं, मोहरें मिली हैं। अब इससे भी मजेदार बात सुनिए, पाडा को जो सोकोड़े धार्मिक लोग अपने आप को बोलते हैं ना, वो उन्होंने अपने ग्रंथों में राक्षस का दर्जा दिया है। इसका राक्षस का। और बल्कि पाडा हमारे आदिवासी समाज में पूजा जाता है। मेरी जो कुलदेवी है पपलाट, जो कि भो भाषा का शब्द है, न कि हिंदू संस्कार या उर्दू फारसी का शब्द नहीं है, उसका जो सवारी है वो पाडा है। तो हमारे जो पूर्वज थे उनको ऐसी पदवी इन लोगों ने दी है। इस बात को अपना समझना पड़ेगा। साथियों, जब आदिवासी की बात होती है संविधान सभा में, जब आदिवासी शब्द को रखने की बात की जा रही थी तो कुछ लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अगर अच्छी बात नहीं लगती है, तो उन्होंने ट्राइब शब्द रखा गया हमारे लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब। अब सवाल यह है कि ये ट्राइब का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले ट्राइब शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, उसे भी बड़ा सवाल यह है। तुम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उधर दक्षिण अमेरिका गए, अफ्रीका गए, तो वहां के जो नेटिव थे, वहां के जो आदिवासी थे, उनको ट्राइब कहा गया। ट्राइब का मतलब पता है क्या होता है? ट्राइब का मतलब होता है भक्षक, मतलब हिंसा करने वाला, मारने वाला। ये शब्द का उस टाइम की ब्रिटिश की जो डिक्शनरी थी उसका ये अर्थ है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने, तो ब्रिटिश अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो सबसे पहले ट्राइब को, आदिवासियों को ट्राइब कहा गया, आदिवासियों को ट्राइब कहा गया, हमें इस तरह की पदवी दी गई। तो उसी संविधान सभा में ट्राइब शब्द को उठा के रख दिया गया, जिसका जयपाल सिंह मुंडा ने विरोध किया था। और आज हम ट्राइब में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में।
शेड्यूल ट्राइब का हिंदी अर्थ क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। तो सवाल यह है कि हमारे सवाल में तो कोई जाति नहीं है, जनजाति कहाँ से आ गया भाई बीच में? ये बात है कि नहीं है भाई? हम तो उनकी जो है वो बोलते हैं अपने कि उनका धार्मिक जो उनका धर्म उसके हिसाब से हम है नहीं उसके अंदर। बात जो सच है देखो वो कबूल करना पड़ेगा और इसको मानना भी पड़ेगा। आदिवासी होने का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है। आदिवासी होने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम आदिवासी होते हैं तो हमारा एक इतिहास होता है, हमारा एक इतिहास होता है, हमारा एक भूगोल होता है, हमारी एक सभ्यता होती है, हमारी एक संस्कृति होती है, हमारी एक परंपरा होती है, हमारे अधिकार होते हैं, हमारी विरासत होती है। और आदिवासी चेतना में आदिवासी शब्द का एक चेतना का प्रतीक है। उसके अंदर हमारी पुरखों की परंपराएं बसती हैं, इतिहास का आख्यान है, पीढ़ियों का संघर्ष है, अपने जल जंगल और जमीन है। आदिवासी शब्द एक उत्सव धर्मिता है, एक आंदोलन धर्मिता है। इस आदिवासी शब्द पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए आदिवासी शब्द मानवता, अहिंसा, प्रेम और सद्भावना का संदेश है। यह है आदिवासी होने का मतलब। तो आप बता दीजिए कि कोई दूसरे समाज में ऐसी स्थिति पाई जाती है क्या? ये भाई पाई जाती है किसी दूसरे समाज में? ये आदिवासियत में ही पाई जाती है, आदिवासी समाज में ही पाई जाती है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। साथियों, बात आती है अब क्या देश तो आजाद हो गया, लेकिन सवाल ये है कि 75 साल के लोकतंत्र के अंदर आदिवासियों को जगह कहाँ मिली, कहाँ रखा गया उनको, क्या उनके विकास के क्या क्या काम किए गए? सवाल ये सबसे बड़ा इसलिए है कि पूरी दुनिया में जब कारपोरेट सेक्टर ने अपने पांव पसारना चालू किए, पूंजीवाद ने अपने पांव पसारना चालू किए, तो सबसे पहले आदिवासियों को टारगेट किया उसने। क्योंकि भाई सारा रिसोर्स तो हमारे पास ही था ना, हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा हुआ था, उसको सहेज के रखा हुआ था, तो उसको सबसे पहले टारगेट किया। और ये सबसे पहले भारत में होता है जब ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं वो यहाँ आते हैं, और जब वो देखते हैं कि यार सारी संपत्ति तो आदिवासियों के पास में है, तो सबसे पहले क्यों ना उन्हीं को टारगेट किया जाए। तो दलाल पैदा किए बाहरी समाज के कि आप घुसपैठ ये बनो, उसके बाद हम आते हैं आप तुम्हारी इनको ट्राइब को खदेड़ने के लिए। तो आज ये रेलवे का निर्माण जो है ना, जो विकास चिल्लाते हैं, ये रेलवे के निर्माण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ के हजारों एकड़ जंगलों को बर्बाद कर दिया गया और हमारे हजारों लाखों आदिवासियों को वहां से विस्थापित होने पर मजबूर किया। ये ब्रिटिश सरकार ने, आज नहीं 1871-72 के आसपास की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात को समझिए, विकास का प्रोपोगेंडा फैला के हमें अपने ही जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। साथियों, पिछले जब आजाद देश में 75 साल के इतिहास में 3 करोड़ आदिवासियों को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा कह रहा है, स्टेट लेवल का डाटा कह रहा है। आप उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। टाटा बहुत बड़ा नाम है। 1907 में जब झारखंड में जमशेदपुर में कंपनी की स्थापना की तो कितने आदिवासियों को स्थापन किया? 1.5 लाख आदिवासियों को कब किया? 1907 में। अब वो सोचिए 1.5 लाख आदिवासी गए कहाँ? सवाल है ना भाई। ये तो नहीं है कि टाटा ने सबको नौकरी दे दी, नहीं दी ना। वैसे तमाम फैक्ट्रियां उस दौर में लगी, तो आदमी को, हमारे आदिवासियों को लगातार बेरोजगार कर दिया। पहली बात तो जमीन से विस्थापित कर दिया। अब आपको अगर आलू आपके खेत से, आपके गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका कल्चर बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। ये आदिवासी संस्कृति बच जाएगी क्या? नहीं बचेगी। तो हमें, जो हम मालिक थे जमीन के हम मालिक थे, तो मालिक से हमें बनाया गया मजदूर। ये काम किया है विकास ने 72 साल के अंदर। आजकल बड़े बड़े नेता कहते हैं कि विकास करेंगे, तो यही विकास हो रहा है। आपको इसको समझना पड़ेगा। हालांकि मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा हूँ, तो उस बात के लिए माफी भी चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सच्चाई है जिसको बोलना बहुत जरूरी है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। लेकिन समेटा मैं जल्दी चाहूंगा कि जब देश के अंतर्गत तमाम जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, तो बात हुआ कि संविधान का जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, उसमें तो हमारे राइट है ना कि हमारी परमिशन के बगैर, ग्राम सभा की परमिशन के बगैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भी मिट्टी का कण नहीं उठा सकती। तो लागू क्यों नहीं किया गया भाई? कहाँ गए लागू करने वाले? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट में ये कहता है कि अगर देश की सरकार है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई बाहरी व्यक्ति अगर आदिवासी की जमीन लेता है और वहां कुछ भी लगाता है, चाहे वो रोड बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे वो कारखाना खोले, तो 20% हिस्सा, 20% हिस्सा राजस्व के रूप में, रॉयल्टी के रूप में वहां के ग्राम सभा को देना पड़ेगा, जिससे उस ग्राम के जो आदिवासी हैं उनके बच्चों के शिक्षा का, उनके हेल्थ का, उनके रोजगार के लिए काम आ सके। ये मैं नहीं कह रहा,
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और भारत का संविधान भी यही कहता है, शेड्यूल 5 भी यही कहता है, लेकिन लागू हुआ नहीं हुआ। कारण जानने का कोशिश किया कभी कि लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि हम लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि भैया तुम्हारे कोई राइट भी है, कोई अधिकार भी है, तुम्हारे अधिकार बताया इसलिए नहीं गया कि जिस दिन आदिवासी जाग जाएगा, तो अगर जिस दिन आदिवासी जाग गया और उन्होंने एनआरसी लागू कर दी ना, तो बाकी तो काम आप जानते ही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि देश का 10% जो आदिवासी है वो इस भारत का मूल निवासी है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये मैं नहीं कह रहा। इस बात को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है 2011 के अंतर्गत। ये सरकार भी जानती है कि जिस दिन ये नेता भी जानते हैं, पूंजीवादी भी जानते हैं कि जिस दिन आदिवासियों ने अगर एनआरसी लागू कर दी तो फिर बाकी क्या होगा, ये सब जानते हैं। ये लोकतांत्रिक बातें हो रही है, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हो रही, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि जब देश में विस्थापन होता है आदिवासियों का, तो अगर मान लो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है तो गुजरात के आदिवासी खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और दादा के देश जब गुजरात में केवड़िया का मुद्दा उठता है, केवड़िया के आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, बेहतर गांवों के आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, तो वहाँ के आसपास के जो जिले हैं उनके लोग, आदिवासी लोग भी आवाज नहीं उठाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जब दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी पे गवर्नमेंट अत्याचार करती है, ऐसा कोई मामला आता है तो पूरी राजस्थान के मीणा आदिवासी चुप हो जाते हैं। जब मीणा आदिवासी पे कोई अत्याचार होता है तो झारखंड छत्तीसगढ़ का आदिवासी खामोश हो जाता है। जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी को प्रॉब्लम होती है तो आंध्र प्रदेश का आदिवासी खामोश हो जाता है। तो क्यों होता है खामोश भाई? ये सेमिनार कराने का, प्रोग्राम कराने का मकसद क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, आपकी समस्याओं को सुना जाए, आपकी समस्याओं का समाधान कैसा होगा इस पर विचार करना जाए। अगर देश में एक भी आदिवासी को टारगेट किया जाता है तो पूरे देश के आदिवासी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होता है साथियों। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा राजनीति, पूरा धार्मिक जो पाखंडवाद है वो चारों तरफ से घेर कर आदिवासियों को टारगेट किया हुआ है कि आदिवासियों को कैसे इनकी जमीन से खदेड़ो, इनकी संस्कृति को खत्म करो और कॉर्पोरेट सेक्टर में इससे लाकर इनको मजदूर बनाओ। कभी सोचा कि देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, उसका बच्चा पढ़ लिख कर, कुछ हिस्सा पढ़ लिख कर, मैं नहीं कहता कि सब पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख सब लिख रहे हैं। अब कुछ देर पहले आरक्षण की बात हो रही थी। आबादी कितनी है हमारे देश के अंतर्गत? सरकारी आंकड़ा तो ये कहता है कि 8% आबादी है, यही कहता है ना। अरे लगा के देखिए, जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक आपको पूरा आदिवासी बेल्ट दिखाई देगा। ये आपका जो धार्मिक द्वंद्ववाद है, राष्ट्रवाद का जो चश्मा जो लोगों ने पहन रखा है ना, उसको उतार के देखिए आप। सेंट्रल इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पूरा जो बॉर्डर इलाका है, बिहार के राजमहल पहाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक पूरा आदिवासी क्षेत्र है। कैसे यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, ओरिजिनल डीएनए आदिवासी है, इस बात को समझना पड़ेगा। और इस आदिवासी जो मूल मालिक था उसको हमें बना दिया गया फैक्ट्रियों का मजदूर। हमारे बच्चों को बना दिया गया अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों के अंदर चाय की दुकानों पे कब होते हुए मजदूर, ढाबों पे काम करते हुए 12-12, 13-13 साल के बच्चे आपको मिल जाएंगे। आप निकलिए कभी शहरों में, कोई बात कीजिए उन लड़कों से कि भैया कहाँ से हो आप, तो बताएगा आपको कि भैया मैं महाराष्ट्र के फलाना जिले से हूँ, मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हूँ, मैं राजस्थान के उदयपुर जिले से हूँ, मैं नर्मदा जिले से हूँ, मैं तापी जिले से हूँ। मैं खुद इस चीज को महसूस किया हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, बात कर रहा हूँ, तभी मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, कभी आप जाएंगे ना तो कभी जाइए तो जो उसका मेन मार्केट है सेक्टर 21, वहाँ की जितने भी चाय के स्टॉल हैं जाके देखिए आप। राजस्थान का जो दक्षिण राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का 12-12, 13-13 साल का बच्चा वहाँ चाय के गिलास साफ कर रहा है, जो हम सुबह शाम उठते बैठते रोजाना देखते हैं। और ये सिर्फ अकेले यही बात नहीं है, बहुत बड़ा ये मामला है। और इससे भी बड़ा जो गंभीर मामला जो आने वाला है वो ये है कि हमारे समाज में लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी की जो समस्याएं बढ़ रही है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है साथियों। मानव तस्करी, छोटे छोटे बच्चों का किडनैप किया जाता है, लड़कियों का किडनैप किया जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है आदिवासियों के साथ में। सिर्फ झारखंड सरकार ने डाटा जारी किया था कि हर साल झारखंड से 25,000 आदिवासी लड़कियां गायब होती है। तो गायब होकर जाती कहाँ है? सवाल तो यही है ना। दिल्ली में आज तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने नौकरानी रखी हुई है ना, उसमें 60% ट्राइबल है, 60% ट्राइबल है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है।
उन लड़कियों के साथ में अत्याचार होता है। अभी कुछ दिनों शायद 2-3 महीने पहले एक आदिवासी लड़की को जबरन रेप करके उनको जो मालिक था उसने उनका मर्डर कर दिया गया। आपके गुजरात के अंतर्गत अभी शायद नवंबर की घटना है, बांसवाड़ा से एक 12 साल की बच्ची को उठाया, ट्राइबल बच्ची को गुजरात में 4 लोगों ने रेप करके और उसको मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को जो बीटी कपास की खेती होती है ना गुजरात के अंदर, 10-12 साल के बच्चों को जबरदस्त वहां पे बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, गुजरात पुलिस का डेटा कह रहा है कि कहां से कैसे बच्चे उठाए जाते हैं। आपके आसपास के एरिया बच्चे उठाए जाते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है, हम सोचते हैं शायद होगा कहीं मजदूरी करने गया होगा, कहीं बाहर गया होगा। तो ये क्यों हो रहा है, सवाल इस पे जरूरी है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे देश के हमारे जो समाज में है उसमें शिक्षा की है कमी, उसमें है रोजगार की कमी, उसमें है जागरूकता की कमी। तो ये क्यों है कमी? कभी सवाल किया अपने आप से, या अपने जनप्रतिनिधि है उनसे सवाल किया जिनको आप चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं? सवाल करना जरूरी है। सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन आदमी अगर सवाल करना सीख गया तो समझ लीजिए कि सामने वाले को 3 बार जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस बात को आपको सवाल करना पड़ेगा कि भैया हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस देश में तो सबसे ज्यादा आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या गुनाह कर दिया भाई? हमने कोई गलती कर दी क्या? हमने इस देश को शिक्षित करने में, इस देश की जो धरा संपदा है उसको बताए रखे हमारे पूर्वजों ने। हम लड़े हैं अंग्रेजों से, हम लड़े हैं पठानों से, हम लड़े हैं ऊँटों से, हम लड़े हैं आर्यों से। क्यों लड़े हैं? क्योंकि हम अपनी जो पूर्वजों की संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, हमारी खनिज संपदा था, हमारा जल जंगल जमीन था, उसको बचाने के लिए लड़े थे साथियों। आज लड़ने का तरीका बदल गया है। हम उस दौर में तीर कमान लेकर लड़ते थे, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब हमको जो ये तीर की जो कमान है, तीर है ना, इसको कलम बनाना पड़ेगा। ये दौर दूसरा है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो आपको कलम और कागज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कलम और कागज की लड़ाई तब लड़ोगे जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, आप उन्हें अच्छा रास्ता दिखाएंगे और यहाँ जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं इसे कुछ सीख के जाएंगे, ताकि अपने गांव में, अपने आसपास के इलाकों में बताएंगे कि भैया हम झाबुआ गए थे, वहाँ हमें ये बताया गया था। और आप कभी किसी सरकारी ऑफिस में या कोई नेता के पास जाएंगे और आपका काम नहीं करेगा वो और आपके समाज का नुकसान करने की सोच रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि फलाने कानून में लिखा हुआ है, जाके पढ़िए और काम कीजिए, हमारे बजट का जो पैसा है वो हमें दीजिए। ये है साथियों सवाल। शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 जो बनाया जा रहा था, तो जयपाल जी मुंडा ने इसका विरोध किया कि आप पूरे जो देश का आदिवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई बांट ही दिया। शेड्यूल 6 पे हम बात जानते नहीं है, शेड्यूल 6 क्या होता है नहीं जानते हैं ना, क्योंकि भैया वो तो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी पर लागू होती है, मेघालय, नागालैंड, जो मणिपुर वहां लागू होती है। शेड्यूल 5 हमारे 10 राज्यों में लागू होती है, सेंट्रल इंडिया के में लागू होती है ना। तो जयपाल जी मुंडा ने यह कहा कि आप पूरे देश के आदिवासी को एक ही अनुसूची के अंदर लेके आइए, ताकि आने वाले समय पे आदिवासियों को कंफ्यूजन पैदा नहीं हो कि क्या क्या अलग अलग अधिकार नहीं हो, और वो एक साथ जुड़ सके मुद्दों को लेकर। लेकिन हमारे देश की तमाम उस दौर की सरकारें थी, संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, वो चाहते ही नहीं थे कि देश का आदिवासी एक हो। वो तो चाहते थे इनको कि किसी को राजस्थान में दे दिया जाए, किसी को गुजरात में दे दिया जाए, किसी को मध्य प्रदेश से बांट दिया जाए। भाई डिमांड तो यही थी ना कि फिलिस्तीन प्रदेश बने। जयपाल सिंह मुंडा भी यही चाहते थे कि झारखंड, अखंड झारखंड बने, जिसके अंदर बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया वो पूरा आना चाहिए। इसी बात को लेकर जो खरसावां गोलीकांड हुआ था, जिसके अंदर 2000 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई, इसे 1 जनवरी 1948 को। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बांटने का काम है ना, बहुत पहले से होता रहा है हमारे बीच के अंदर, और इसको समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आज हम नहीं समझे तो आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको क्या जवाब दोगे आप? भाई कुछ तो बताओगे ना कि हमने आपके भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए क्या किया। हमारे पूर्वजों ने किया, तिलका मांझी लड़े, बिरसा मुंडा लड़े, जयपाल सिंह मुंडा लड़े, टंटिया भील लड़े, सब लड़े ना। तो आज हम उनके गुणगान गाते हैं, हम उनका एहसान मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना महान काम किया। तो भैया हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कह पाएंगे आप? शकल दिखा पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे कि यार हमने आपके लिए कुछ नहीं किया? बहुत सिंपल से साधारण सी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपके आसपास के माहौल को आप क्रॉस चेक कीजिए कि क्या हो रहा है आपके गांव के अंदर। आपके गांव में ग्राम सभा का जो बजट आ रहा है वो आपके विकास के लिए काम आ रहा है, या शहरों में कॉलोनी का विकास हो रहा है, या आपके आसपास के नेताओं का विकास हो रहा है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बहुत नीचे लेवल पर जाकर समझना पड़ेगा। तो ये ग्राम सभा है ना, वो बहुत मजबूत है।
इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपकी अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा साथियों। एक लाइन है, एक बहुत महान एक शायर है कि अभी कहाँ हुआ है युद्ध विराम, अभी कहाँ हुआ है युद्ध विराम, अभी तो हमारे हिस्से की लड़ाई बाकी है। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत जोहार सियाराम जी मीणा साहब।